आज हम फिर शुरुआत करने वाले हैं हिंदी की जो यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और एसएससी, रेलवे, एनडीए, एनडीपीसी, जीडी, इन सभी भर्तियों में जो हिंदी का उपयोग होता है उसके आधार पर ये क्लास का आज तीसरा सेशन, तीसरी क्लास का चैप्टर नंबर तीसरा है। हम भाग बाई भाग को बांट करके ये क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे आ गई, वहाँ पर से आप जाके देख सकते हैं। और ये क्लास तीसरी है। तीसरी में आज हम पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा, ये क्लास 3 है। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं शुरुआत की। अब जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला यूपीएसआई के लिए, उसके लिए बेस्ट हिंदी वीडियो है। और अभी इसके बाद इसमें आपका पूरा का पूरा यूपीएसआई का सिलेबस भी तैयार करवाया जा रहा है। जितनी उसमें ज़रूरत है हिंदी की, उस हिंदी की सारी संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी, 1, 2 या 3 वीडियो के साथ जैसा भी आता है। इसके बाद जो इतनी मैथ की ज़रूरत होगी, मैथ का वीडियो इसमें मिलेगा आपको, सीरियल बाई में मिलता रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, जीएस, जीके, जितनी भी चीज़ें मिलने वाली हैं, मूल विधि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे शॉर्ट में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं और इसको संक्षेप में निकालते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो हम सबसे सरल भाषा में पढ़ाने का जो मेरा चैनल का नाम है, राहुल प्रिंट हाउस। तो उसके हिसाब से आप ये देख लीजिए कि सबसे सरल भाषा में आपको संपूर्ण जानकारी देना, हमारा यही सब इतना ही काम है। संज्ञा क्या है? संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जो किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव या स्थान का बोध हो या कराता या कराती है और प्राणी, शब्द, धर्म, चेतना के रूप में उपलब्ध हो या है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सबसे सिंपल तरीका है। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार के संज्ञाएं होती हैं। अब हम पहले को समझ लेते हैं। थोड़ा ये वीडियो हमें पूरी यूपीएसआई का सिलेबस कवर करना है, इसलिए वीडियो हम आपको थोड़ा फास्ट ही देंगे। सारी क्लासें आपको फास्ट होंगी। वैसे भी आप तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा जानकारी आपको पहले से उसी जानकारी को हम थोड़ा रिवाइंड करके आपको चैप्टर समझा देते हैं बस। और सरल भाषा में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल जाती होंगी। तो हम पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें आप सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, बाकी हम जो हम बताएंगे आपको कि परिभाषा उसकी क्या है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लीजिए या लिख लीजिए। हम हेडिंग लिखते जाएंगे और उसके विषय में हम उदाहरण सहित आपको समझा देंगे। ये परिभाषा जो होगी वो समझाते जाएंगे। तो आप समझ गए व्यक्ति कौन संज्ञा है? जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं क्या, जैसे रमेश, ये व्यक्ति है। रमेश, महेश, गंगा, हिमालय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के लिए दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियाँ, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सवों इत्यादि को यह स्थान दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इन चीज़ों का महत्व होता है कि किसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक के से हमने बोला भी कि जिस शब्द से किसी वस्तु या
व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ये हो गया जाके जैसे कि हम समझ और भी एग्जाम्पल चाहिए तो जैसे कि रमेश, महेश, गंगा, हिमालय दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियाँ, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों। और रमेश, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, भारत, भारती, हिंद महासागर, हिमालय, दिल्ली, ऋग्वेद, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दीपावली जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा का रूप लेते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। तो हम इसको समझ गए आसानी तरीके से। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ एक लाइन क्या आधी लाइन की परिभाषा है, आपके ऊपर बस समझ में आ जाए, सिर्फ समझने का पैर है। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कितना सरल सा स्वभाव, सरल सा है। किसी या वस्तु या व्यक्ति का बोध करा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक शब्द। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुएं व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस एक लाइन का परिभाषा दी। अब समझ लेते हैं कि और इसकी बारीकी में, जैसे कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ गए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे कि संबंधियों, हमसे कोई संबंध जिसके हैं, कोई रिश्तेदार है उसको संबंधी बोलते हैं। संबंधियों या व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा में के उदाहरण हैं। ये सबसे सिंपल तरीका था आपको समझने का। अब तीसरे में जाते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी, सिर्फ जिसका इतने शब्दों का इसमें जातिवाचक उतने शब्दों का ये इसकी भी परिभाषा होती है। जैसे कि पहले वाले क्या था, हम थोड़ा रिवीजन भी करते जाइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जिसे किसी भी शब्द या वस्तु का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। एक ऐसे शब्द एक ही शब्द के वस्तुओं या व्यक्तियों या प्रवृत्तियों का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, जब किसी क्या बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं जब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति या जब शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं, जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, चाल और समझ, स्वभाव, ये सब जो उदाहरण थे ये सब भाववाचक संज्ञा, भावपूर्ण शब्द जो होते हैं उनमें हम उसे हम भाव कहते हैं।
यह भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे सिंपल सा उदाहरण था आपको समझने के अनुसार। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। पदार्थ समझ लेते हैं या किसी भी ऐसा शब्द समझ लेते हैं या समूह समझ लेते हैं या संघ समझ लेते हैं। संघ का एक अपना खुद का एक मूल कर्तव्य होता है, मूल स्वभाव होता है। या कोई एक पार्टी समझ लेते हैं, मतलब एक समझने के लिए सिर्फ ऐसा ये एग्जाम, ये हम उदाहरण में के लिए जो बता रहे हैं इसको आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे। इस हिसाब से आप समझ लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है। स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है मनुष्यता। पशु की हरकत पशुता और पशुता कहलाती है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है, अनेक भावों का बोध नहीं होता। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, नम्रता। नम्रता तो सिर्फ एक ही चीज़, एक ही शब्द की बोली भाषा होगी जाके, या एक ही शब्द का बोध निकलता होगा। नम्रता मतलब नम्र स्वभाव का आदमी कोई है तो उसके अंदर से ये भावना उत्पन्न होती है। लंबाई, तो लंबाई है तो लंबा है, सीधी सीधी सी बात है। एक ये स्वभाव या भाव निकला जाके। चाल, चाल कैसी है, ये भाव निकला जाके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उदाहरण के लिए हम आपको बता चुके हैं, यह बता दिया है। अब हम समझ लेते हैं कि इनमें से किस प्रकार हम ये पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से हम होता है। इस तरफ हम जरा इसको नोट कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ इसको हम मेन समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो किस तरीके का निर्माण होता है और किन किन व्यक्तिवाचक या विशेषण या जातिवाचक संज्ञा समूह को जो मिला के हम बनाते हैं, उससे किस तरीके से उसको वो बनता है जाके भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हम समझ लेते हैं इसे जातिवाचक से। बूढ़ा, बुढ़ापा हो गया। लड़का का लड़कपन हो गया। मित्र का मित्रता हो गया। मनुष्य का मनुष्यता हो गया। ये उसके भाव हैं बुढ़ापा में कि हम एक व्यक्ति से क्या भाव निकलता है। बूढ़ा आदमी है तो उसका एक दिन क्या भाव निकला, ये बुढ़ापा है, इसके बूढ़ा तभी तो बूढ़ा है, जवान नहीं हो जाएगा। इसकी और जैसे विशेषण से क्या मतलब नहीं, मैं निकलता जाके विशेषण थे तो हम निकाल लेते हैं विशेषण से। विशेषण कैसे निकालेगा जाके, जैसे कि पानी गर्म है तो पानी गर्म है, या बहुत सूअर बहुत गर्म है तो सूअर बहुत गर्म है, तो उससे क्या उत्पन्न होगी जाके, गर्मी। दूसरा मीठा, मीठे से क्या पैदा होगा, मिठास पैदा होगी। कठोर से कठोरता। नम्र से नम्रता। ये सब उदाहरण थे भाववाचक को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उस चीज़ का ये सीधा सा उदाहरण है। अब इसके आगे और भी कई प्रकार के उदाहरण समझ लेते हैं कि किस तरीके से समझ लेते हैं हम। ये इस तरीके इसलिए बता रहे हैं भाववाचक संज्ञा के लिए, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर होता है। इसी समझ लेते हैं कि
जो भाववाचक संज्ञा वाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम जातिवाचक विशेषण क्रिया सर्वनाम अव्यय में प्रत्यय किया जाता है, यह होता है। ये इतना हम यहाँ तक आज समझ चुके हैं संज्ञा के विषय में कि संज्ञा कैसे, कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इस संज्ञा को इन 5 भागों में बांटा गया और हम आपको 3 भाव समझा चुके हैं और बता चुके हैं उसके विषय में। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय में प्रत्यय लगाकर किया जाता है या होता है जाके। तो ये ऐसे शब्द थे जो 5 जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, ये थे ऐसे जो प्रत्यय लगाकर इनको प्रयोग किया, इनका संपूर्ण किया जाता है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब इसके विषय में क्या बचा जाके, विशेषण और जातिवाचक हमने समझ लिया है जाके। तो अब बचा जाए क्रिया, सर्वनाम और अव्यय, ये बचा जाके। अब इसको हम अगली क्लास में बांट देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपको हर एक बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में, इस चैनल में आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।